हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 7वीं क्लासेस पे। तो हमने जो व्याकरण में यह संधि का टॉपिक लगा था उसमें हम एक क्लास कर चुके हैं संधि। आज हम की क्लास हम संधि का भाग 2 करेंगे एक मोटिवेशन कोट के साथ। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ती है। कामयाब होने के बाद सब साथ देते हैं, उससे पहले कोई साथ नहीं देगा। तो अपनी लड़ाई लड़ो, नींद को छोड़ो और संघर्ष करो। सोने के लिए पूरी ज़िंदगी है, पर पढ़ने के लिए ये हो कुछ ही दिन होते हैं, साल 2 साल 3 साल बाद। तो इन सालों में जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करो। तो हमने संधि में क्या पढ़ा था, संधि का एक भाग पढ़ चुके हैं। अगर वो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरी देखना। आज हम कौन सा पढ़ेंगे, संधि के बारे में पहले हम पीछे का रिवीजन करेंगे। हम कोई भी क्लास लेंगे पीछे का रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे की क्लास शुरू करेंगे। तो संधि किससे मिलकर बनी है, सम प्लस धा प्लस कृतिन धातु से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ होता है मेल या जोड़। अतः जब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन, जब दो वर्णों के मिलने से उनमें कोई बदलाव आता है तो उसे संधि कहते हैं। क्या बताया था मैंने कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का दूसरा वर्ण मिलता है तो वहाँ पे संधि होती है। फिर संधि के प्रकार बताए थे, कितने प्रकार बताए थे संधि के, मैंने बताए थे 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उनमें से हमें सिर्फ एक स्वर संधि के भाग मिलते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। फिर हमने पढ़ लिया था स्वर संधि किसे कहते हैं, जब दो शब्द वर्ण आपस में मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। तो और उसमें दीर्घ संधि क्या थी, जब दो सजातीय या समान वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। उनका दीर्घीकरण हो जाता है, जैसे ए और ए मिलेंगे तो आ बन जाता है, तो इनका दीर्घीकरण हो जाता है। उसके बाद पढ़ी थी हमने गुण संधि, ये मैंने पूरा डिटेल से पढ़ा दिया है। अगर ये क्लास देखनी है संधि की तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, संधि की अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप वहाँ पे जाके संधि की वो पीछे वाली क्लास देख सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी थी गुण संधि, जब किसी स्वर के बाद भिन्न स्वर, यानी जब किसी स्वर के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो स्वर में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे गुण संधि कहते हैं। जैसे ए या आ के बाद में ई या ऊ आ जाए तो ए का क्या बताया था मैंने, ए हो जाता है, और ए और आ के साथ ऊ आ जाएगा तो ओ हो जाता है, और ए और आ के साथ में री आ जाए तो अर हो जाता है। ये हमने पढ़ी थी गुण संधि। इसके उदाहरण मैंने अलग अलग करके बहुत अच्छी से संधि विच्छेद करके भी बता दिया था। उसके बाद आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि होती है ए आ के बाद में ए या ए आ के बाद में ये थोड़ी सी मुश्किल है तो हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे। ए या आ के बाद में ए या ए आ जाए तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है, यानी वृद्धि हो जाती है। और ओ आ जाता है ए और आ के बाद में तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। तो इस तरह वृद्धिकरण हो जाता है। 1 प्लस में 1 मैंने उदाहरण बताए थे, 1 के 1 मत प्लस में 1 के मत 1 के तथ प्लस में एव तथेव। तो ये हमने पढ़ लिया था पीछे की क्लास में। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप पीछे की क्लास जाके देखिए।
वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और जो मैंने आज लाइन बोली है वो याद रखना, अपने दिमाग में रखोगे तो पढ़ने का अपने आप मन करेगा। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। गिरोगे, बार बार गिरोगे, क्योंकि सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती। असफल होना पड़ता है, बार बार गिर कर जो उठ जाता है उसकी जीत हो जाती है, और जो गिर कर हार मान लेता है वो कभी जीत नहीं पाता। तो हमने आज पढ़ने वाले हैं यण संधि। यदि ई उ री के साथ इनके अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के मेल होने से ई का य, उ और ऊ का व तथा री का र हो जाता है। समझ आया? ई और ई के साथ में ए मिलेगा तो यह हो जाएगा। ई और ई के साथ में आ मिलेगा तो या हो जाएगा। ई और ऊ के साथ में ए मिलेगा तो वह हो जाएगा, और आ मिलेगा तो वाह हो जाएगा। रे मिलेगा तो ऐसे ही ई मिलेगा तो वहाँ पे वी हो जाएगा। ऐसे आगे चलता जाता है यण संधि में। री के बाद में ए तो रे हो जाता है। यण संधि की वैसे माना जाता है, पर वो ट्रिक कहीं पे उसके अपोजिट भी मिलती है, वो बात, पर ज़्यादातर माना जाता है यण संधि में जितने उदाहरण होंगे उनमें आधा अक्षर जरूर रहेगा। जैसे उच्चारण तो हो गया यदि प्लस में अपी, ये वाला ले लेते हैं। यदि प्लस में अपी तो क्या हो गया? इससे तो वैसे तो ऐसा लिखा जाता है इसको, लेकिन हम अलग अलग लिखेंगे तो द आधा आ जाएगा। ध यद्यपि ऐसे लिखा जाता है। तो री के साथ में ए मिलेगा तो रे, आ मिलेगा तो रा, ई मिलेगी तो री, और ऊ मिलेगा तो रू। जैसे उदाहरण दिए हुए कुछ। यदि प्लस में अपी तो यद्यपि। अति प्लस में अंत। यहाँ पे देखो ये क्या मिल रहा है? आधा मिल रहा है अत्यंत। ये क्या मिल रहा है? गत्यावरोध। यहाँ पर भी क्या मिल रहा है? यद्यपि। थोड़ा सा गलत लिखा गया यद्यपि, तो यहाँ पे द आधा आएगा। उसी तरह देवी प्लस में अर्पण, देवी अर्पण। अधिक प्लस में अध्यापक, अध्यापक तो आधा मिलेगा हर एक में, लेकिन कुछ इसके विपरीत भी होता है। जैसे ये दिया हुआ री प्लस में आवरण, यह तो बन रहा है, आने से या तो बन रहा है लेकिन आधा नहीं हो रहा। सखी प्लस में आगमन, सख्यागमन। सती प्लस में अमर, सत्यमर। तो ये समझ नहीं आएगा जल्दी से, तो इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना। सरस्वती प्लस में आराधना, सत्य सरस्वत्याराधना। इसी तरह उ और ए का सु प्लस में अलप, सौलभ। सु प्लस में आगत, स्वागत। ये देखो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था यण संधि में? वधु प्लस में उर्मी, भदुर्मी, दीर्घ संधि। तो यहाँ पे वधु प्लस में अर्थ, ये वधु वाला कई जगह पूछा जाता है। वधु प्लस में अर्थ, तो यहाँ पे क्या रहा? आधा, बद्धवर्थ। अनु प्लस में इष्ट, अन्विष्ट। ये वाला जल्दी से समझ नहीं आएगा, अन्विष्ट किससे मिलकर बना है? वधु प्लस में इष्ट, बद्विष्ट। तो ये जो अन्विष्ट है ये आप 1-2 बार पढ़ लेना, जल्दी से समझ नहीं आएगा कि कौन सी संधि का उदाहरण है। आप इनको बार बार पढ़ोगे तो याद होगा, या फिर इनको अलग कर लेना। कैसे? अन्विष्ट, तो ये किससे बना हुआ है? उ और ए से। तो यहाँ से निकल गया उ, और ई से बना है, सॉरी, अनु उ निकल गया, प्लस में यहाँ पे बच गया, गलत हो गया भाई, अनु प्लस में इष्ट, अन्विष्ट। वधु प्लस में इष्ट, बद्विष्ट। सही है, हाँ। भानु प्लस में आगमन, भान वा मन। अनु प्लस में इत, अन्वित।
अनु प्लस में ऐषण, यानी अन्वेषण करना यानी खोज करना। किससे मिलकर बना है? उ और ए से, तो ए बन गया। तो ऐसे आप इनके उदाहरण पता होना चाहिए भी। ये देखो री का रे बन रहा है, वो जल्दी से समझ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी आता नहीं देखने को मिलेगा। मात्र प्लस में अर्थ, मात्र अर्थ। पितृ प्लस में आज्ञा, पित्राज्ञा। पितृ प्लस में उपदेश, पितृपदेश। पितृ प्लस में अर्पण, पितृर्पण। तो यहाँ पे आपको कुछ आधा मिलेगा ही नहीं, तो यह जल्दी से समझ नहीं आएगा। मातृ प्लस में आनंद, मात्रानंद। धातृ प्लस में उपकार, धातृ उपकार। मातृ प्लस में इच्छा, मातृ इच्छा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, री वाला तो खास तौर पे, क्योंकि ये समझ ही नहीं आएगा। पितृ प्लस में उपदेश, पितृपदेश। तो ये आपको जो इतने उदाहरण लगभग इतने ही होते हैं संधि में री वाले, तो ये आपको ये याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद आती है अयादी संधि। अयादी संधि में ए के बाद भिन्न स्वर आने पर, यानी ए के बाद में कोई अलग स्वर, कोई भी स्वर आ जाएगा तो अय हो जाता है। क्या हो जाता है? अय। और अय के बाद में भिन्न स्वर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। और ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर आएगा तो अव, और अव के बाद में कोई भिन्न स्वर आएगा तो ये आप ना शॉर्ट में लिख लेना, अय के बाद में कोई भी भिन्न स्वर, ऐसे लिख लेना तो हो जाएगा अय। यह किसके अंदर हो रहा था? कोई बता सकता है मेरे को? यह किसके अंदर हो रहा था? अय के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो कमेंट करके बता देना, किसी को पता हो तो। आय हो जाएगा। ओ के बाद में ऐसे लिख लेना, सारा नहीं लिखना होता। ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाएगा तो हो जाएगा अव। यह आता है यण संधि के अंदर। ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाएगा तो यह हो जाता है यण संधि में, और अयादी संधि में हो जाता है अय। चे प्लस मैन, इसके लगभग इतने के उदाहरण है, कोई और होगा 5-7 एक है तो है, वरना नहीं मिलेंगे। तो इनके जो उदाहरण है अयादी संधि के आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। चे प्लस मैन चैन, ने प्लस में अखनायक, पो प्लस मैन पावन, आव बन गया। भो प्लस में अन है तो जो छोटा ओ है उसके आगे भिन्न स्वर आ गया तो भवन हो गया। ने प्लस में एन ने ए आई है और उसके बाद कोई भिन्न स्वर आया है तो नयन हो गया। गे प्लस में अक, गायक। यहाँ पे गई ई आई है तो यहाँ पे आय हो गया, आय गायक। पो प्लस में पवन और गो प्लस में ऐषणा, गवेषणा। उसके बाद आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि बहुत ही मुश्किल है तो इसकी आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। नियम नहीं पूछे जाते, कभी कभार पूछे जाते हैं, इसके आपको सारे उदाहरण पता होने चाहिए। आपके पास कोई बुक है तो व्यंजन संधि के जितने भी उदाहरण दिए गए हैं वो आप सारे रीड कर लेना। व्यंजन संधि वैसे पहचानने आसान है, पर वैसे इनके नियम से याद करोगे तो नियम बहुत ही टफ है। व्यंजन से स्वर तथा व्यंजन के व्यंजन से व्यंजन मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन कहते हैं। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, स्वर का तो सिर्फ स्वर से मेल होगा तो स्वर संधि होगी, लेकिन व्यंजन का स्वर और व्यंजन दोनों से मेल होता है। और जैसे विसर्ग आएगी तो उसमें स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों आ जाते हैं। स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों आ जाते हैं। तो आज हम 5 पढ़ लेते हैं, कितने 14 है तो 7 पढ़ लेते हैं, 7 कल पढ़ लेंगे विसर्ग संधि के साथ में। तो उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस में इस, जगत क्या है? जब व्यंजन संधि होती है जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो? व्यंजन हो, और उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन कुछ भी आ जाए तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा या जो परिवर्तन आएगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो समझ आ जाएगा। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे पहला पूर्व पद है, यानी पहला जो शब्द होगा उसके अंदर
व्यंजन संधि होगी, और उसके बाद उत्तर पद में व्यंजन और स्वर कोई भी हो सकती है। तो जगत प्लस में ईश जगदीश, जगत प्लस में नाथ जगन्नाथ। तो ऊपर क्या मिल रहा है, स्वर और व्यंजन और स्वर, नीचे वाले में व्यंजन और व्यंजन मिल रही है। व्यंजन संधि में कुछ नियम हैं जो निम्नलिखित है, यानी हम कुछ नियम आज पढ़ेंगे। पहला नियम है, यदि शब्द के प्रथम वर्ण के बाद यानी पहले वर्ण के बाद में कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, वर्ग आपको याद है ना, वर्ग होते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जो 5 वर्ग होते हैं वो वर्गों का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। तो प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर या वर्ग का, या तो कोई स्वर आ जाए या फिर कोई किसी भी वर्ग का, चाहे क हो, चाहे च वर्ग का हो, चाहे ट वर्ग का हो, चाहे त वर्ग का हो, चाहे प वर्ग का, तीसरा या चौथा वर्ण आकर यह र ल व में से, क्या ये नियम मैंने बोला था ना थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा, यानी यहाँ पे कोई भी पहला व्यंजन दिया हुआ है, पहला शब्द, उसके बाद में या तो स्वर आ जाए या किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा, या फिर यह र ल और व में से कुछ भी आ जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, तो प्रथम वर्ण जो पहला वर्ण होगा, ये जो ये से यहाँ पे दिया हुआ है दिक् के स्थान पर उसी वर्ग का, यानी अगर क वर्ग का उठाया है, यहाँ पे क लिया है तो उसी वर्ग का तीसरा यानी ग हो जाएगा। ट लिया है तो उसी वर्ग का तीसरा यानी डलिया हो जाएगा। उसी तरह अगर तय लिया है तो उसी का तीसरा हो जाएगा द, समझ आ गया। च लिया है तो हो जाएगा ज, तो ये तीसरा हो जाएगा उसी वर्ग का। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, दिक् प्लस में गज, दिग्गज, यहाँ पे क का क्या हो गया, ग हो गया। सट प्लस में भुज, यहाँ पे क्या हो गया, ट का ड हो गया। उत प्लस में यम, उत का क्या हो गया, द हो गया, उद्यम। उसी तरह सत प्लस में आचरण, सदाचरण। सट प्लस में यंत्र, षड्यंत्र। क्या हो रहा है, तीसरा हो रहा है हर जगह। ऋग प्लस में वेद, ऋग्वेद, ग तीसरा हो गया। व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है, सत प्लस में आचार, तो तय वर्ग का तीसरा द बन गया, सदाचार। सत प्लस में उपयोग, सदुपयोग। उसके बाद दूसरा नियम, त या द के बाद, यानी त और द के बाद में च या झ आए तो त या द के स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। क्या है, त या द के बाद में च या छ आ जाए तो क्या हो जाएगा, त और द के स्थान पे या च हो जाएगा या छ हो जाएगा। तो क्या होगा, च हो जाएगा। सो ये उत प्लस में चारण, उच्चारण। शरद प्लस में चंद्र, शरद चंद्र, क्या हो रहा है, च हो रहा है। तो ये नियम आपको याद करने, नियम जरूरी नहीं है, आपको इसके सारे उदाहरण याद होने चाहिए, किससे इनका संधि विच्छेद क्या होगा, इसके उदाहरण क्या है, तो ये आपको याद होने चाहिए। नियम तो इतने ज़्यादा है, 14 नियम है व्यंजन संधि के। त या द के बाद में ज या झ आ जाए, ऊपर क्या था, च या ऊपर था, सॉरी भाई कंठ खराब है बिल्कुल, झ, और यहाँ पे क्या है, ज और झ, तो क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। ये जो उज्ज्वल है ये सही अक्षर लिखने में भी आ जाता है, यानी सही लिखो, शुद्ध करके लिखो तो उज्ज्वल में दोनों ज आते आएंगे। ये आपको बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है। सत ज उजाला में जैसे जय पूरा जाता है तो हम उसी के हिसाब से उज्ज्वल में जय पूरा कर देते हैं, लेकिन उज्ज्वल में दोनों जय आते आएंगे, ये याद रखना है। तो सत प्लस में जन, सज्जन, और उत प्लस में ज्वल, उज्ज्वल, ये दो
कुछ उदाहरण है, आप बाकी देख लेना। आपको व्यंजन संधि के नियम लगभग कहीं कहीं पर ही मिलेंगे, बाकी इसके उदाहरण दिए जाते हैं सारी जगह पे। नियम इसके इतने अलग अलग है और टफ भी है। उसके बाद में है तय और दय के बाद में ट या ठ आ जाए तो क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। जैसे तत् प्लस में टिक्का तट्टिक्का, बृहत प्लस में टिक्का बृहत टिक्का। उसके बाद इस ये तय और दय वाला भी चल रहा है। तय और दय के बाद में ड और ढ आ जाए तो क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। उत प्लस में डेन उड्डयन, मित प्लस में टी मिट्टी। उसके बाद छठा है यदि। तय और दय वाला कौन कौन सा हो गया, च और छ हो गया, ज और झ हो गया, ट और ठ हो गया, ड और ढ हो गया। अब एक और है तय और दय वाला, तय और दय वाला ही है ये। तो तय और दय के बाद में ल आ जाए तो क्या हो जाता है, तय और दय के स्थान पे ल हो जाता है। जैसे उत प्लस में लास उल्लास और उत प्लस में लेख उल्लेख। तो ये हमने तय और दय वाले याद रख लेना। व्यंजन संधि में कितने हैं, ज और छ से शुरू, च और छ से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाती है, ल तक। एक नियम पढ़ा था, यदि वर्ग का कोई पहले वर्ण में स्वर आ जाए या वर्ग का तीसरा या चौथा आ जाए या ये र ल में जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, ये र ल और व, इनमें से कोई आ जाए तो क्या हो जाता है, जो वर्ग का जो प्रथम वर्ण में अक्षर होगा, जो अंतिम वर्ण होगा यानी उसके तीसरा हो जाएगा, उस वर्ण का तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो आज हमने संधि यण संधि पढ़ ली है, अयादी संधि पढ़ ली है और व्यंजन संधि के 6 उदाहरण पढ़ लिए हैं। सारा पढ़ा दूंगी तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। व्यंजन संधि वैसे भी एक जैसी है, तो व्यंजन संधि के हमने आज 6 पढ़ लिए, आगे वाले हम कल पढ़ेंगे। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ उसका आधा भी आप मेरे को दे दो, तो हम हर एक एग्ज़ाम में अच्छे मार्क से पास होंगे। अभी टाइम देख सकते हो, मेरा गला बिल्कुल ख़राब है और फिर भी टाइम देख सकते हो 2 बज चुके हैं। तो आप इतनी मेहनत आप करके दिखा दो मेरे को, हम कामयाब ज़रूर होंगे। तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और कुछ पंक्तियों के साथ में हम क्लास को ख़त्म करेंगे। गुरु बिना ज्ञान अधूरा लगता है, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा लगता है। जीवन का रंग हर रंग अधूरा लगता है, यानी गुरु अगर नहीं है जीवन में रंग कौन बढ़ता है, गुरु। गुरु जो थाम ले हाथ हमारा, गुरु अगर हमारा हाथ थाम लेगा तो हर मुश्किल मार्ग भी आसान लगता है। गुरु अगर हमें एक एडवाइस देने वाला, गुरु कोई भी हो सकता है, हमें अच्छी शिक्षा दे वो गुरु होता है। तो अगर गुरु साथ हो, गुरु अगर मुश्किल में हमारा साथ दे दे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो इन्हीं एक प्यारी सी पंक्ति गुरु को समर्पण के साथ में हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी, अगर कमी लगी तो भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।